हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग क्लास 10 साइंस का एक बेहद खास इम्पोर्टेंट पेपर फिर से देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज की यह वीडियो देखने के बाद में आपके विज्ञान पेपर के 801 ZO जो हम लोगों का पेपर है ये, ठीक है, तो इस पेपर के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाले हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ पेपर पैटर्न कैसा आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में वो आपको पता चलेगा कि भैया 2026 में आखिर में हमारा पेपर किस तरीके का आएगा वो आपको पता चलेगा, ठीक है। और कोई स्टूडेंट अगर चैनल पर पहली बार आया है, ये वीडियो पहली बार देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहती है, ठीक है। फिलहाल अगर हम बात करें आपके इस पेपर के बारे में, तो भैया ये पेपर आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दे देगा कि आखिर में विज्ञान में हमें कैसे 95+ नंबर लाने हैं, ठीक है। और इसके जो भी प्रश्न होंगे वो आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो होने वाले हैं, ठीक है। तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले पेपर स्टार्ट होता है और पेपर की जैसे कि बेसिक चीज़ें होती हैं कि 70 नंबर का हमारा पेपर आता है और 3 घंटे 15 मिनट के अंदर ये पेपर हमको करना रहता है। और सेम ऐसा ही पेपर आपको आपके बोर्ड परीक्षा के में देखने को मिलेगा, सेम इसी तरीके का पेपर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस पूरे पेपर के जो भी MCQ क्वेश्चंस हैं सबसे पहले उनको देखेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस विज्ञान में पूछे जाते हैं, विज्ञान के पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ से आप लोगों का पेपर स्टार्ट होता है और सबसे पहले क्या होते हैं, पेपर में आप लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल आपके बहुविकल्पीय प्रश्न 20 आते हैं, यानी टोटल आपको यहाँ से जो नंबर मिलते हैं वो टोटल आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं। कितने? 20 मार्क्स आपको यहाँ से दिए जाते हैं, क्योंकि ये टोटल 20 आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करना है वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको तैयार करना है। देखो, ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में हर बार देखने को मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन होता क्या है यहाँ पर बच्चों। क्वेश्चन ये होता है कि एक हमको रिएक्शन दे दी जाती है, एक अभिक्रिया दे दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो FeCl3 है जिसके कि 2 अणु हैं, फिर इसके बाद 2 अणु हैं जिस जल के, और फिर Y है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये हमारा Y है ना, इसी को हमको पता करना है। अब कैसे पता करोगे, सबसे पहले ये समझो, ये भैया जो 3 हमारे दे रखे हैं तत्व, ये हमारे हैं क्या। तो जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, ये तीनों ही हमारे क्या हैं, ये तीनों ही हमारे अभिकारक हैं, ठीक है। ये तीनों ही हमारे क्या हैं, अभिकारक। और अभिकारक मिल करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो अभिकारक जो होते हैं आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो उत्पाद मिला हमको वो है FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस HCl, और हमसे फिर ये कह रहा है तो बताइए कि Y हमारा यहाँ पर क्या होगा। तो बेसिकली ये हमसे पूछा गया है और इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में 101% देखने को मिलेंगे। और ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा SO2। यानी कि अगर हम लोग Y की जगह पर SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड, अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये तीनों ही मतलब SO2, H2O, FeCl3 आपस में मिलकर के FeCl2, H2SO4 और HCl हमको बना करके देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर Y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आप जो सेकेंड क्वेश्चन नोट करेंगे, ये देखिए, ये भी हमारा कुछ उसी टाइप से क्वेश्चन है, यानी कि बेसिक यहाँ पर भी आपकी अभिक्रिया है और यहाँ पर हमसे थोड़ी सी अलग क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, मतलब कि ये जो अभिक्रिया दे रखी है यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में है कैसी ये रिएक्शन। देखो भैया, यहाँ पर हमारा Fe2O3 है जो कि 2 यानी कि एल्युमिनियम के 2 अणु हैं, एल्युमिनियम के 2 अणु हैं जिनसे क्रिया कर रहा है, और हमको फल स्वरूप Al2O3 मिल रहा है और आपको Fe निकल रहा है बाहर। तो अगर हम देखेंगे
तो यहाँ पर जो ये हमारा Fe है ये हमारा बाहर निकल के आ जा रहा है, और ये जो Al है ये O3 के साथ में जुड़ जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही? तो यहाँ पर हमारी विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जब भी कभी जो अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है, जो अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक होता है जैसे कि एल्युमिनियम, और हमारा जो कम अभिक्रियाशील अभिकारक होता है जैसे कि Fe, तो जब भी कभी अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक किसी भी कम अभिक्रियाशील अभिकारक के विलयन से क्रिया करता है तो हमेशा कम अभिक्रियाशील अभिकारक जो होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक होता है वो विलयन के साथ मिल जाता है। तो जैसे देखिए कि Al2O3 का विलयन बन गया और आपका Fe जो है वो सीधा का सीधा बाहर निकल गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें से अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक कम अभिक्रियाशील अभिकारक को उसी के विलयन से विस्थापित कर देता है, और ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। और हमसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि हमारी एक धातु है जिंक, जो कि H2SO4 से क्रिया करती है और ZnSO4 बना लेती है, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बाहर निकल जाती है कुछ इस वाले चिन्ह के थ्रू। और हमसे कह रहा है ये अभिक्रिया कैसी है? तो देखो यहाँ पर जो ये हमारी अभिक्रिया होगी ये भी हमारी कैसी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। क्यों भैया? क्योंकि भाई साहब यहाँ पर देखिए H2 हमारा है, ये हमारा बाहर निकल जा रहा है, और Zn देखिए हमारा जुड़ करके ZnSO4 बना ले रहा है, और H2 हमारा यहाँ पर बाहर निकला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब आप कहेंगे कि भैया कि यहाँ पर जो ये हमारी रिएक्शन है ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं स्टार्टिंग के, डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है कि एक विलियन में, देखिए यहाँ पर बिलियन दे रखा है बट बिलियन नहीं होता है, मैं आपको बता दूं विलियन होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण जो है वो कितना दे रखा है? तो वो आप लोगों का दे रखा है 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर, और हमसे कह रहा है कि इस विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो उसमें घबराना नहीं है। सिंपल से यहाँ पर ये जो हमारा होता है 1 × 10⁻⁻12, ये जो देखिए 10 की पावर में जो चीज़ दे रखी होती है ना, -12 -10 -5 -6 जो भी दे रखा हो, आपको क्या करना भैया? सिंपल से इस -12 को आपको धनात्मक कर देना है, यानी कि इसको 12 में परिवर्तित कर देना है, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह हटा देना है, सीधे इसको धनात्मक कर देना है, और बस यही आपका पीएच वैल्यू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? बस यही आपका क्या होगा? पीएच वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका मे बी 2 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर विलियन हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 2 होगा। पीएच मान, ठीक है, पीएच मान कितना है बताइए? यहाँ पर 12 होगा कि 2 होगा? तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर 12 होगा कि 2 होगा, ठीक है। तो विलियन का पीएच मान 12 होगा कि 2 होगा? तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन में 12 बना देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको मैं 2 बना देता हूँ, और यहाँ पर एक ऑप्शन में 12 बना देता हूँ, ठीक है, 12। और आपको हमें यह कमेंट करके बताना है कि भैया जी यहाँ पर आपका जो पीएच वैल्यू होगा वो 12 होगा कि 2 होगा, ठीक है। और जो 2 लोग कह रहे हैं भैया मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये 2 कैसे आएगा आपको वो भी बताना है, ठीक है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ तो प्रश्न कह रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो भैया जो हमारा एल्काइन है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? देखो मैं आपको बता दूं, इसका सामान्य फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है, प्लस का 2। तो ये फार्मूला होता है सामान्य सूत्र किसका? एल्काइन का, ठीक है। और 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, एल्कीन सिंगल बॉन्ड, एल्केन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। तो जब भी कभी एल्काइन आता है तो भैया उसका फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है, प्लस का 2। ये हमारा किसका फार्मूला होता है? तो ये एल्काइन का फार्मूला होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चंस की बात करता हूं। चलिए यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे
तो CnH2n प्लस Cn, ठीक है, एक मिनट, ये गलत है, ये सही होगा CnH2n+2, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। एक मिनट, ये हमारा क्वेश्चन बायोलॉजी से आ गया है, कोई बात नहीं, बायोलॉजी से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं लेंगे, फिर भी आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि जठर ग्रंथियां उपस्थित कहाँ पर होती हैं। तो जठर ग्रंथियां जो होती हैं वो कहाँ पर उपस्थित होती हैं, तो जठर ग्रंथियां हमारी आमाशय में पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन फिलहाल आप लोगों का मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका केमिस्ट्री का और पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेपर मॉडल पेपर में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपके जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी करा चुके हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। फिलहाल बायोलॉजी ही यहाँ से स्टार्ट होगी और आपको बायोलॉजी ही समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने आमाशय बताया है बिल्कुल सही बताया भैया, आपकी तैयारी एकदम 95% वाली है, बस आपको पूरा पेपर अच्छे से एकदम समझ लेना है, ठीक है। अभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे 50 नंबर वाले, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आगे देखेंगे हम लोग उपखंड खा। तो उपखंड खा की अगर हम बात करते हैं तो उपखंड खा में अगर हम देखें 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं बायोलॉजी के, ठीक है भैया। किसके क्वेश्चन है, बायोलॉजी के क्वेश्चन, ठीक है। और बायोलॉजी के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं सारी जानकारी आपको देते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, आमाशय हो जाएगा इसका। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 हमसे कह रहा है कि मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो सभी लोगों को एकदम अच्छे तरीके से पता कर लेना है कि मानव का जो हृदय होता है इसमें कोष्ठों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है कोष्ठों की संख्या। दायां अलिंद दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय, ठीक है। तो कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। 9 नंबर हमसे कह रहा है कि बौनापन किसके कारण होता है। तो हम लोगों के अंदर जो बौनापन होता है ये किसके कारण होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्रावण से, कि वृद्धि हार्मोन के अतिस्रावण से, कि एंड्रिलिन के कम श्रावण से, कि वृद्धि हार्मोन के अल्प श्रावण से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि बौनापन किसके कारण होता है, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा जो हम लोगों का वृद्धि हार्मोन होता है ना, जब इसका अधिक से अधिक श्रावण होने लगता है तो यहाँ पर बौनापन कह सकते हो कि हमारे अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि वृद्धि हार्मोन के अल्प श्रावण से। जब हमारे अंदर वृद्धि हार्मोन जो होता है ये कम मात्रा में प्रवाहित होता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो बौने होने लगते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और आप लोगों को डी नंबर बिल्कुल अच्छे से एकदम लगा लेना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए और इसके राइट ऑप्शन को बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए सभी लोग पढ़िए क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन हम लोगों का दे रखा है कि उच्च केशुरुकियों, जो उच्च केशुरुकी जंतु होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो तापग्रही होती है वो कहाँ पर स्थित होती है। उच्च केशुरुकी जो जंतु होते हैं उसमें जो तापग्रही होती है वो कहाँ पर स्थित होती है, नेत्रों में होती है कि त्वचा में होती है। तो आपको यह बताना है कि तापग्रही कहाँ पर स्थित होती है। तो देखो इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है, मैं आपको बताता हूँ इसका राइट ऑप्शन क्या होता है। देखिए जो मनुष्य होते हैं उसमें जो तापग्रही जो पाई जाती है वो त्वचा में होती है, ठीक है, जिससे हमको यह पता चलता है कि जो टेम्परेचर है वो कितना है, ठीक है। अगर हमारे चेहरे पर आप कभी कभी देखते हो कि जैसे हम धूप में जाते हैं तो हमारा जो चेहरा होता है वो झुलसने लगता है, ठीक है, तो वो इसी के कारण होता है, ठीक है। और जब हम लोगों का ठंडी का मौसम आ जाता है तो हमारी जो त्वचा होती है वो रूखी रूखी होने लगती है, तो वो तापग्रही के कारण होती है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी त्वचा, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन की बात करें। चलिए आगे आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ से आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड हैं और प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो हर एक क्वेश्चन को आपको बेहतर तरीके से तैयार करना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ
कि मादा जनन तंत्र के भाग, जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें केवल एक ऑप्शन आपको याद रखना है कि शुक्रवाहिनी जो होती हैं ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होती हैं, ठीक है, ये नर जनन तंत्र का भाग होती है शुक्रवाहिनी। बाकी अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, अंडवाहिनी, ये सारी चीज़ें इस तीनों के तीनों कह सकते हो कि मादा जनन तंत्र से संबंधित हैं, लेकिन शुक्रवाहिनी जो होती हैं मादा जनन तंत्र से संबंधित नहीं होती हैं। तो आप ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लगा लेंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप इसको भी याद कर लेंगे, इस वाले ऑप्शन को, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 नोट करेंगे, 12 नंबर। तो प्रश्न है कि पुनरुद्भवन पाया जाता है, तो पुनरुद्भवन किन किन जीवों में पाया जाता है, मतलब कि कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं जो पुनरुद्भवन की प्रक्रिया द्वारा कह सकते हो जनन करते हैं, ठीक है। तो पुनरुद्भवन की प्रक्रिया बेसिकली जीवों में होती है, किसमें होती है, जीवों में होती है। जीव क्या करते हैं कि पुनरुद्भवन की प्रक्रिया द्वारा जनन करते हैं, ठीक है, अपनी संतानों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हो आप लोग। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो पुनरुद्भवन की जो प्रक्रिया करने वाले जीव जंतु होते हैं वो हाइड्रा होता है और प्लेनेरिया होता है, ठीक है। हाइड्रा होता है एक जंतु और एक प्लेनेरिया होता है। तो ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रा तथा प्लेनेरिया, तो ये ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पर हमको दे रखा है कि हाइड्रा एक हमारा जंतु हो जाता है और दूसरा हमारा प्लेनेरिया। ये दोनों के दोनों पुनरुद्भवन की क्रिया के द्वारा नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को राइट ऑप्शन सी लगाया है उनका बिल्कुल ये सही है, ठीक है। जिन्होंने नहीं लगाया है वो लोग नोट कर लेंगे और इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। फिलहाल अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, और हर एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि डीएनए के रज्जु किसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। बेसिकली क्वेश्चन हमसे ये कह रहा चाहता है कि जैसे जो सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, कह सकते हो कोशिका, वैसे कोशिका से कोशिका द्रव बनता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो डीएनए सबसे लास्ट में हमारा बनकर तैयार होता है, जिसको हम लोग ब्लड यानी खून कहते हैं। तो डीएनए जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं रज्जु, ठीक है, रज्जु पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कह रहा है कि जो डीएनए के जो रज्जुक होते हैं वो आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए बेसिकली आपके 4 प्रकार के बंध होते हैं, ग्लाइकोसाइड बंध, संयोजी बंध, हाइड्रोजन बंध और पेप्टाइड बंध, ठीक है। लेकिन डीएनए के जो रज्जुक होते हैं वो आपस में जो जुड़े होते हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किसके बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं डीएनए के रज्जुक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो डीएनए के रज्जु किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो आप लगाएंगे हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए ये आपके जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, और केमिस्ट्री के सबसे पहले समझे और फिर हम लोगों ने बायोलॉजी के समझे। अब हम फिजिक्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। और फिजिक्स में जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो उपखंड है वो भी बदल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा उपखंड गा आएगा और गा में हमारी क्या पूछी गई है, फिजिक्स पूछी गई है, ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान का, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखो सबसे पहले ध्यान से समझो, सबसे पहले अवतल दर्पण हमारा जो होता है, ठीक है, जो हमारा अवतल दर्पण होता है तो इसके द्वारा जब भी कभी हमें वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाना होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारी वस्तु इतनी बड़ी है तो हमको इतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। तो और प्रतिबिंब हमारा कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए और उल्टा प्रतिबिंब बने, मतलब कि ये हमारी वस्तु है, ठीक है। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बने, यहाँ पर नीचे, ये वस्तु हमारी है, प्रतिबिंब हमारा नीचे बने, और अगर वस्तु इतनी बड़ी है तो प्रतिबिंब भी हमारा इतना बड़ा बने। तो ऐसी सिचुएशन में हमको वस्तु को कहाँ पर रखना पड़ेगा, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए, इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा कि वस्तु को हमेशा, तो यहाँ पर आप लोग एक काम करिए, इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, कि वक्रता केंद्र के आगे, कि वक्रता केंद्र पर, कि फोकस पर। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि फोकस पर। हमको वस्तु को कहाँ पर रखना पड़ेगा, हमको वस्तु को रखना पड़ेगा फोकस पर, ठीक है, फोकस पर नहीं, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। जब हम लोग फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी ये हमारा फोकस है
ये हमारा वक्रता केंद्र और ये हमारा फोकस है। यदि हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, ये इस जगह पर है, तो जा करके जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो वस्तु के बराबर और वास्तविक हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे के क्वेश्चंस की बात करें तो आगे हमारा प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि किसी गोली दर्पण द्वारा, एक मिनट, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभावित होंगे। देखो हमसे ये कह रहा है कि गोली दर्पण तथा पतले गोली लेंस, यानी हमारा गोली लेंस है और हमारा गोली दर्पण है। ठीक है, तो हमसे ये कह रहा है दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक 15 सेंटीमीटर हैं, दर्पण तथा संभावित होंगे। अगर देखिए 15 सेंटीमीटर दोनों की फोकस दूरी है तो हमारे जो दर्पण तथा लेंस संभावित क्या होंगे, तो दर्पण हमारा उत्तल होगा और लेंस हमारा अवतल होगा। ठीक है, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दोनों अवतल। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हमको आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस की दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण और लेंस संभावित होंगे। देखो इसमें से एक हमारा अवतल होगा, एक हमारा उत्तल होगा। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों ऑप्शन में से हमारा सही ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि ऑप्शन नंबर सी सही है, आप इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है ना, ये हमारा पॉजिटिव होता है और जो हमारा अवतल दर्पण होता है ये हमारा पॉजिटिव होता है। और आपको हमें अब ये कमेंट करके बताना है कि इसमें से इन दोनों ऑप्शन ए और सी में हमारा सही ऑप्शन क्या है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अपवर्तनांक की, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं अधिकतम के लिए, ठीक है, तो अधिकतम आपका होता है बैंगनी रंग के लिए। ठीक है, बैंगनी रंग के लिए। और अगर मैं बात करता हूं न्यूनतम की, तो होता है लाल रंग के लिए। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो अपवर्तनांक होता है वो अधिकतम किसके लिए होता है, तो आप बता देंगे बैंगनी रंग के लिए। और क्वेश्चन आ जाए कि भैया कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम किसके लिए होता है, तो आप बताएंगे लाल रंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 16 नोट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि एक उत्तल लेंस, ठीक है, आगे पढ़िए आप लोग। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता जो दे रखी है वो 2 डायोप्टर है और इसकी फोकस दूरी कितनी होगी आपको ये बताना है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की राइट ऑप्शन की बात करता हूँ तो मैं आपको एक बार में क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा डायोप्टर होता है इसका फार्मूला सबसे पहले आपको पहचानना है। इसका फार्मूला होता है 1/D=100/f, ये फार्मूला होता है। D=100/f। अगर आपको 2 डायोप्टर D दे रखा है, ठीक है, 2 डायोप्टर यानी D बराबर 2 दे रखा है, तो अब D की जगह 2 पुट कर देंगे, 100/f कर देंगे। F हमारा इधर आ जाएगा तो 2 हमारा नीचे चला जाएगा, काटोगे तो 50 आ जाएगा, तो यानी F हमारा जो निकलेगा वो 50 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू 100/f। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा डायोप्टर है वो D बराबर 2 डायोप्टर दे रखा था, तो हमने D की जगह सिंपल 2 कर दिया और यहाँ पर हमारा F निकल करके 50 आ गया, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे करके आप इस टाइप के न्यूमेरिकल टाइप के MCQ को सॉल्व कर सकते हो। ऐसा एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 को नोट करें। और क्वेश्चन हमसे 17 कह रहा है कि समान आँखों के लिए दूर बिंदु होता है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो समान आँखों का मतलब होता है जो हमारी स्वच्छ आँखें होती हैं। ठीक है, यानी जो हमारी स्वच्छ आंखें होती हैं, मतलब कि जिनमें कोई भी कमी नहीं होती है, ऐसी आंखों के लिए जो एक कह सकते हो दूर बिंदु होता है वो कौन सा होता है। अनंत होता है कि 25 सेंटीमीटर पर होता है कि 100 सेंटीमीटर पर होता है कि सफ़ेद होता है। तो देखो ये दोनों ऑप्शन तो आप बिल्कुल हटा लो। अब बात आती है कि 25 सेंटीमीटर और अनंत में से कौन सही होगा। तो देखो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा
और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब भी कभी दूर बिंदु आए तो आप 100 अनंत लगाएंगे, और जब भी कभी आपको आ जाए कि न्यूनतम बिंदु मतलब कि निम्न बिंदु आ जाए कि निम्न बिंदु या फिर न्यूनतम बिंदु, न्यूनतम बिंदु, ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर ए को फर्स्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी अनंत बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर दूर बिंदु पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। 18 नंबर हमसे क्या कह रहा है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेशित कण क्या क्या उत्पन्न करता है? तो भैया यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एक गतिमान आवेशित कण जो होता है वो एक चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इस वाले में सी नंबर आप बिल्कुल सही लगा लेंगे, ठीक है। चलिए तो सी नंबर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब चलिए बात करते हैं आगे के दो बचे हुए एमसीक्यू की। चलिए यहाँ पर हमारे दो एमसीक्यू बचे हुए हैं, ठीक है, जिनको हम देखने वाले हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि फिजिक्स चल रही है, बायो कंप्लीट हो चुकी थी पहली और केमिस्ट्री भी, ठीक है। फिलहाल फिजिक्स के दो और बचे हुए एमसीक्यू। पहला है जिसमें 19 नंबर है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो जो विद्युत धारा एक्चुअल में बनाती है वो युक्ति हमारी कौन सी होती है? आपने देखा होगा जो हमारी विद्युत धारा है आई जो होती है ये हमारी, आपको नहीं पता मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जब बल्ब जलाते हो ना घर में, ठीक है, जब आप बल्ब जलाते हो घर में, जो ये हमारे बल्ब होते हैं, तो बल्ब को जलाने के लिए हमारी धारा कह सकते हो उपयोगी होती है। लेकिन ये जो धारा होती है ये कहाँ से निर्मित होती है, कहाँ से उत्पन्न होती है? तो देखिए धारा को बनाने के लिए हम लोग उत्पन्न में जो युक्ति लाते हैं वो हमारी होती है जनित्र। कौन सी युक्ति होती है? जनित्र, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो हमारा विद्युत जनित्र होता है, ठीक है, विद्युत जनित्र होता है, उसके जरिए हम लोग क्या करते हैं भैया, हम लोग विद्युत धारा का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने सही बताया होगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई होती है, यानी विद्युत शक्ति जो हमारा P होता है इसकी इकाई क्या होती है, ठीक है। इकाई का मतलब होता है यूनिट, इकाई का मतलब क्या होता है? यूनिट, ठीक है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति जो हमारी P होती है इसकी इकाई होती है क्या? इसकी इकाई होती है वाट, वाट यानी कि W, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा वोल्ट दे रखा है ये हमारा किसकी इकाई होती है? विभवांतर की, ठीक है, विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। और जब बात की जाए विद्युत शक्ति की तो वाट जो होती है विद्युत शक्ति की इकाई होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसको W से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से भैया आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने इस पूरे पेपर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे 20 नंबर में पूछे जाने वाले 20 ऑब्जेक्टिव देखे, और हर एक क्वेश्चन का अगर आप अच्छे से जवाब दिए होंगे मैं गारंटी ले रहा हूँ कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको इस पेपर से देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल आगे हम अगर बात करें तो यहाँ पर आगे आपके वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और वर्णनात्मक प्रश्नों में आपको पता है कि भैया ये टोटल आपकी बोर्ड परीक्षा में 50 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने नंबर के आते हैं? तो ये टोटल आपके 50 नंबर के पूछे जाते हैं, और जिसमें आप सभी को पता होगा फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है और बायो भी आती है। लेकिन बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया वो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से एकदम समझिएगा। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है, अब देखिए जैसे ही आप पहला प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमारी जो पूछी गई है वो कह सकते हो केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री। और हर पेपर में आपको सबसे पहले केमिस्ट्री ही देखने को मिलने वाली है। और केमिस्ट्री के भैया 3 कह लो, 4 कह लो, 5 स्टार वाले प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? आपको उदाहरण के सहित आपको बताना, यदि आप बता देंगे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देखिए कि श्वसन को क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है? यानी भैया श्वसन जो होती है ये हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको क्यों माना जाता है आपको समझाना है। बेसिकली यहाँ पर आपको रिएक्शन देनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा आपको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है और आपको खुद से इन आंसर को ढूंढने का प्रयास करना है।
और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते हैं तो आपको व्हाट्सएप पर जाना है, एआई वाला फंक्शन होता है जहां से आप सभी के क्वेश्चन के आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिएगा, ठीक है, उसके बाद में संतुलित कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको शब्द समीकरण लिखना है और फिर आपको संतुलित करना है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको शब्द समीकरण क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, देखो ध्यान से समझना। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं होगा, ऑफ कर लीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की नमी प्रूफ देबो में रखना चाहता है। देखिए ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी प्रूफ डेबो में रखना चाहिए क्यों। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको नमी, ठीक है, नमी वाले डिब्बों में, ठीक है, डिब्बों में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो नमी वाले डिब्बे होते हैं इसमें क्यों नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए वो हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है, प्रूफ करके बताना है। तो नमी वाले डिब्बों में क्यों रखना नहीं चाहिए हमको प्रूफ करके बताना है, ठीक है। फिलहाल आगे क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जलीय अभिक्रिया लिखिए। इन दोनों के में ही आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इन दोनों में ही आपको पहले शब्द समीकरण लिखना, फिर रासायनिक समीकरण देना है और फिर आपको क्या करना है कि संतुलित करना है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, डाउट नट या फिर एआई फंक्शन से कहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे फिर से 2-2 नंबर के क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा तीसरा नंबर कि एस्टर की जो एसिटीकरण अभिक्रिया होती है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। मैं इसको 5 स्टार दे रहा हूँ, आपका हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, 2025 में भी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन को नोट करेंगे कि मिसल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो आपकी मिसल होती है ना, मिसल की अवधारणा, इस पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर को देखने को मिल सकता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको भी मैं 3 स्टार प्रश्न को दे देता हूँ, ठीक है, हर साल आता है ये वाला भी प्रश्न। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये कह रहा है कि एस्टर से आप क्या समझते हैं। जो हमारा एस्टर होता है इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है, और उदाहरण सहित समझाइए। और एक मिनट रुकिएगा ज़रा, नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को नोट करिएगा कि एस्टर से आप क्या समझते हैं और इसको आपको उदाहरण देकर समझाना है। और जो एथिल एसीटेट होता है, ठीक है, इसकी जल अपघटन की आपको अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी, ठीक है। एथिल एसीटेट की जो जल अपघटन की अभिक्रिया होती है इसको आपको लिखना पड़ेगा। और एसिटिक अम्ल जो होता है इसके जो मुख्य उपयोग होते हैं उनको भी आपको लिखना पड़ेगा। और इस तरीके से भैया इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये आपका बेहद खास, बेहद इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपको हर साल आपके पेपर में आता है और ये आपको 2026 के बोर्ड परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ पर यदि ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं, बोर्ड परीक्षा में क्या होता है कि एक सीधा डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपकी रिएक्शन पूछी जाती हैं और आपको देखिए आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और ये भी पता चला होगा कि भाई यहाँ पर हमें क्वेश्चन कैसे कैसे तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो पूरी जानकारी आपको पता चल गई होगी। फिलहाल देखिए अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो देखिए अथवा में क्या होता है, 2 तरीके से रिएक्शन पूछी जाती हैं। सबसे पहला होता है क्या होता है जब, दूसरा होता है कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। तो 2 फॉर्मेट से रिएक्शन आती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर पूछा गया कैसे, क्या होता है जब और क्या होता है जब में 3 रिएक्शन आई हैं और हर एक रिएक्शन 2-2 नंबर की है, ठीक है। 6 नंबर जिसके लिए आपको मिलेंगे। यदि आपको ये प्रश्न नहीं याद हो तो ये तीनों कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला है कि एथनोइक अम्ल की एथेनॉल के साथ में, ठीक है, सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। फिर दूसरा है कि एथनोइक अम्ल की सोडियम के साथ में अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। फिर तीसरा है कि एथनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब होता है NaHCO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम के साथ का मतलब होता है कि Na। और एथनोइक अम्ल का क्या होता है मैं आपको बता दूं, एथनोइक अम्ल का मतलब होता है CH3COOH और एथनोइक अम्ल का फार्मूला फिर से CH3COOH होता है। तो बेसिकली ये 3 आपको रिएक्शन लिख लेनी है। और जिनको एथनॉल का रासायनिक फार्मूला नहीं पता मैं आपको बता दूं, इसका होता है C2H5OH, C2H5OH आपका एथनॉल होता है और CH3COOH आपका एथनोइक अम्ल होता है।
ठीक है। और इस तरीके से देख सकते हो कि पूरी केमिस्ट्री आपकी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और यहाँ से आपको उपखंड खा देखने को मिलेगा, और जिसमें आपकी पूछी जाने वाली स्टूडेंट जीव विज्ञान। क्या पूछी जाने वाली है? जीव विज्ञान। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान का कि वास्तु उत्सर्जन। तो देखिए वास्तु उत्सर्जन कुछ नहीं होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर आपका होगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो आप वाष्पोत्सर्जन को नोट कर लेंगे। और क्वेश्चन कैसे आता है जरा समझिए। क्वेश्चन आता है कि वाष्पो उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसके जो प्रमुख कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और इसके जो प्रभावी कारक होते हैं उनका आपको उल्लेख करना है। और VIMP क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिए भैया, हर साल ये क्वेश्चन 4 नंबर में आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। नोट कर लीजिए और इसको तैयार करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में भैया 2 क्वेश्चन आए हैं 2-2 नंबर के। तो देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर का है और ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का है, ठीक है। दोनों को कर लोगे 4 नंबर मिल जाएंगे। नोट कर लो फटाक से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टोमेटा, जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं, इसकी आपको परिभाषा देनी है, यानी कि बताना है कि ये आखिर में होता क्या है, ठीक है। और यह कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी उपयोगिता भी आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, वो आपको बतानी है कि भैया जो भोजन होता है, भोजन को पचाने में जो हमारी लार होती है वो क्या भूमिका निभाती है, आपको वो बताना है। और इसका आपको अच्छे से एकदम देना उत्तर। 2 नंबर आपको मिलेंगे यदि आपको दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, ठीक है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का है, और यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन आए हैं और तीनों के तीनों क्वेश्चन कह सकते हो कि आप लोगों के 2-2 नंबर के हैं। तीनों के प्रश्न कर लोगे 6 नंबर आपको मिलेंगे। नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि स्वपोषी और परपोषी, स्वपोषी और परपोषी पोषण जो होता है ना, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण, इसमें आपको 2 अंतर बताने हैं। कितने अंतर? 2 अंतर लिखने हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को नोट कर लेंगे कि श्वसन को परिभाषित कीजिए, यानी जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग CO2 को बाहर निकालते हैं और जो आपकी ऑक्सीजन O2 होती है इसको इनहेल यानी अंदर करते हैं। तो इस प्रक्रिया जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ना, श्वसन, इसकी आपको डेफिनेशन यानी परिभाषित करना है। और श्वसन की जो एक रिएक्शन होती है, यदि आप उसको भी देंगे तो जाकर के पूरे 2 नंबर आपको इस वाले क्वेश्चन में मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, रिएक्शन देनी पड़ेगी और साथ में इसकी परिभाषा भी आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, आगे के प्रश्नों की। तो आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 है कि मेंडल के प्रभाविता नियम, जो मेंडल का प्रभाविता नियम होता है, इसको आपको समझाना है। तो देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो लोगों को नहीं पता मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका पूरा मॉडल पेपर है ना, ये पूरा मॉडल पेपर, इससे आपको पूरे पेपर के संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट चैप्टर तक की जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, सारे के सारे इस पेपर में आपके सम्मिलित किए जाते हैं। तो एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर लेनी है कि अगर आप मॉडल पेपर समझते हैं तो आपको पूरे पेपर का एकदम अच्छे तरीके से ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। जो पूरा देखेगा उसको पूरा नॉलेज होगा, ठीक है, वो पूरे के पूरे 95+ लाएगा। फिलहाल तीसरा क्वेश्चन था कि मेंडल के जो प्रभाविता नियम होता है, आपको ये समझाना है। जो मेंडल का प्रभाविता नियम होता है, जिसमें कि जो प्रभावी लक्षण वाले जीव होते हैं, जीन होते हैं, वो अप्रभावी लक्षण वाले जीन को प्रदर्शित नहीं होने देते हैं। यही हमारा क्या होता है, प्रभाविता का नियम होता है, ठीक है। अब इस नियम को आपको अच्छे तरीके से एक बार और समझ लेना है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो कोई हमारा लाल कलर का पौधा है, ठीक है, और कोई हमारा पौधा जो है वो हमारा सफ़ेद कलर का पौधा है, ठीक है। तो जो हमारा लाल कलर का पौधा होगा, ठीक है, ये पौधा जो हमारे ये सफ़ेद कलर का पौधा होता है, इसको क्या कर देगा, इसको कैसे शैडो कर देगा, यानी इसको अप्रभावित कर देगा, ठीक है। इसका प्रभाव नहीं रहेगा, लाल वाला ही आपको दिखेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आपका कोई जैसे कि अगर मैं बात करूं, नीचे आपने सफ़ेद रखा, ऊपर आपने काला पेज रख दिया, तो काला वाला पेज आपके हाथ को ढक लेगा और इसी वजह से काला जो होता है प्रभावी होता है हमारा और सफ़ेद हमारा अप्रभावी। इसी नियम को हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं,
ठीक है, इसको आप डीपली में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, रूल वगैरह नोट्स वगैरह इसके तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको लास्ट तक रिवीजन करने में सहायता मिलती रहे। फिलहाल अगर आपको छोटे छोटे प्रश्न नहीं करने 2-2 नंबर वाले, ठीक है, तो स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं कि एक बड़ा क्वेश्चन आंसर तैयार कर सकते हैं, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का जैसे कि है, ठीक है। तो एक बड़ा क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, और अनुवांशिकी का जनक जो होता है वो किसे माना जाता है, और इसमें आपको संक्षिप्त में इसका विवरण देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता का पूरा नॉलेज आपको हो जाएगा। और इस टाइप का अगर आपने एक क्वेश्चन लॉन्ग तैयार कर लिया ना, तो आपके छोटे छोटे 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, 1-1 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो सारे आपको तैयार हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर का देखने को मिलता है। फिलहाल अगले क्वेश्चन नंबर की बात करें तो अगला तो क्वेश्चन नंबर नहीं है, बल्कि अगला हमारा उपखंड स्टार्ट हो जाता है, और उपखंड हमारा गा है। और देखिए गा में हमारी पूछी गई है भौतिक विज्ञान। क्या पूछी गई है? भौतिक विज्ञान, यानी हमारी यहाँ पर फिजिक्स पूछी गई है, ठीक है। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, और ये पेपर का 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है भैया? तो क्वेश्चन हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। मतलब कि एक हमारा अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या जो हमारी सी है, ये कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर। और हमसे इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रख दी गई है, और हमसे यह कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। यानी कि जो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब वी है, हमको वो बताना है, और बताना है कि इसका किरण आरेख, और क्या बनाना है? इसका किरण आरेख बनाना है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। और इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको बोर्ड परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए, किसी भी ईयर का पेपर आप उठा लो, अभी 2025 में जो हाल ही में आपका एग्ज़ाम हुआ है, हाल ही क्या, अगले साल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम जो हुआ था 2025 में, आप उसका साइंस का पेपर उठाना और आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो नोट कर लीजिए। फिलहाल अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो होता क्या है, बोर्ड एग्ज़ाम में 2 चीज़ें आती हैं, डेरिवेशन भी आ जाते हैं कभी कभी, और वैसे तो हर बार न्यूमेरिकल ही आते हैं, लेकिन कभी कभी डेरिवेशन आ जाते हैं। तो देखिए डेरिवेशन में क्या होता है कि भैया आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया अथवा में कि एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाना है, और इससे दर्पण का कोई इस दर्पण का कोई एक उपयोग लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अवतल दर्पण का एक उपयोग लास्ट में लिखना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आपको आभासी प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है, उसका आपको किरण आरेख बनाना है। बना देने के बाद आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, और 1 नंबर के लिए अगर आपको लेना है तो अवतल दर्पण का एक उपयोग जो है, यूज़ जो है वो लिख देंगे, तो 4 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से 2 क्वेश्चन हैं, और दोनों अथवा में हैं, और एक क्वेश्चन कर लोगे तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए न्यूमेरिकल, और ये भी देखिए आपका डेरिवेशन है। तो न्यूमेरिकल हमारा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की जो स्थिति है, मतलब कि V है, वो हमको बताना है। प्रकृति यानी M हमको बताना है, और इसका जो प्रकृति तथा आकार एक्चुअल में हमसे ये कह रहा है कि हमको H डैश बताना है। H डैश का मतलब होता है उसकी हाइट आपको बतानी है, ठीक है। H डैश का मतलब होता है प्रतिबिंब की हाइट, और H का मतलब होता है वस्तु की हाइट, ठीक है। तो वस्तु की हाइट तो आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर है, और आपको प्रतिबिंब की हाइट बतानी है, प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, और आपको प्रतिबिंब कैसा बनेगा, निगेटिव आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, ये आपको M जब आप निकालोगे तब आपको पता चलेगा। यानी कि प्रकृति निकालने के लिए आपको आवर्धन क्षमता निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं अथवा वाले क्वेश्चन पर, डेरिवेशन वाले क्वेश्चन पर। डेरिवेशन वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि क्वेश्चन ऐसे है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन बातों पर निर्भर करता है।
यानी एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमारा समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई धारावाही चालक है, तो उस चालक तार पर जो लगने वाला बल है, ठीक है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। आपको इसका एक न्यूमेरिकल मतलब कि डेरिवेशन, आपको इस टाइप का डेरिवेशन देखना आपको आपके बुक में मिल जाएगा। अगर आपको बुक में नहीं मिलता है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो यूट्यूब से, डाउबनट से, या फिर एआई फंक्शन से, व्हाट्सएप के एआई फंक्शन से, कहीं से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप निकालने का प्रयास करेंगे। और इसमें एक डायग्राम भी बनता है कुछ इस तरीके का। तार होता है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है, और इस पर कार्य करने वाले जो बल होते हैं, बल होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, फिलहाल। और ये भी बताना पड़ेगा कि इस बल की जो दिशा होती है, यानी इस पर जो कार्य करने वाला जो बल होता है वो उसकी दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है, वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। और बेसिकली 10 में भी हमारे 2 क्वेश्चन हैं, एक करना पड़ेगा अथवा में आते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप लोगों का है कि यदि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र को, यदि कोई धारावाही चालक है, मान लो, ठीक है, ये हमारा धारावाही चालक है, यदि ये समांतर है, लंबवत है और 60 डिग्री कोण बनाते हुए रखता है, तो बताना है कि इस पर, इस चालक तार पर लगने वाले बल का सूत्र आपको बताना है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर का है, और ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भैया डेरिवेशन वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, दोनों के दोनों, जैसे कि आपने देखा ये भी डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वाला जो बताऊंगा वो भी डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है। अब जो मैं बताऊंगा उसको, क्वेश्चन को समझिएगा। तो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य जो होती है उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि किसी विद्युत बल्ब का जो सामर्थ्य होता है वो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है, और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, और अगर आप प्रूफ कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। फिलहाल आगे अगर मैं बात करूं तो आगे यहीं से आपका पूरा पेपर समाप्त हो जाता है, और जिसने भी इस पूरे पेपर को एकदम शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक समझा होगा, यानी स्टार्टिंग से लेकर एकदम एंड तक समझा होगा, मुझे पता है कि उस स्टूडेंट को पूरे पेपर का नॉलेज हो गया होगा कि आखिर में हमारे बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आने वाला है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस किसी भी सब्जेक्ट की क्लास 10 की चाहिए हैं, 12 की चाहिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी टाइप से वीडियोस देखने को, और आपको बेहतर तैयारी के लिए आपको इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलती रहेंगी।